नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव की हमारे ग्रुप्स ओपन हुए हैं, जिस हिसाब से आप इसको बाय करना चाहें कर सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं लेखपाल के सिलेबस की। और ये गिवन नंबर्स है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पर व्हाट्सएप करके। इंग्लिश मीडियम का पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप हमारा टॉपिक होगा। ये कुछ जो टॉपिक है इनसे पुराने सालों में जो लेखपाल के पेपर्स हुए हैं उसमें सवाल नहीं आए हैं, तो काफ़ी लोग इस बारे में सशंक हैं कि क्या इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर क्या ये रिलेवेंट है, ये थ्योरी पढ़ना क्या रिलेवेंट है। ये कुछ डाउट्स आए थे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको बता दी जाए कि बिल्कुल रिलेवेंट है। अगर हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी को समझना पड़ेगा। इसके फीचर से संबंधित भी सवाल हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और सिर्फ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके आप आने वाले पूरे पेपर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सिलेबस लिख करके दिया जाता है जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश होता है और उस लिखे हुए सिलेबस की प्रिपरेशन होती है। कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर आने वाले पेपर का आधार नहीं होता है। हाँ, उससे आप पैटर्न का अंदाजा लगा सकते हैं, आने वाले प्रश्नों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि आप अक्सर ऐसा करने की गलती करते हुए देखे जाते हैं। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी में डिफरेंसेस और रिलेशनशिप देखेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सोशोलॉजी के टर्म्स में जो रूरल सोसाइटी है उसका क्या मीनिंग होता है, तो काफ़ी कुछ यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करना शुरू करते हैं। जो टर्म्स हाईलाइट किए गए हैं उनके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में आते हैं तो पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है। तो रूरल और अर्बन सोसाइटी जो है, या फिर एक विलेज या सिटी हम लोग बोल सकते हैं, ये दो एंड बनाते हैं कॉन्टिनम के। कॉन्टिनम क्या निरंतरता है। निरंतरता कैसी निरंतरता है, ये ऐसा एक तारतम्य है जिसमें हम देखेंगे कि एक जाकर के दूसरे में मिल जाने का काम करेगा। कौन किस में मिलेगा, विलेज जो है वो सिटी में मिल जाने का काम करता है, या फिर एक तरीके से सिटी में समाहित हो जाता है, या फिर सिटी का ही रूप ले लेता है। विलेज सिटी बनता है और इसको क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, नगरीकरण बोलते हैं, जब ग्राम नगर में कन्वर्ट होते हैं। ग्राम नगर क्या है, ये सब पहले वीडियो में आपको बता दिया, डेफिनेशंस वगैरह आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो कॉन्टिनम कैसे काम करता है कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कालांतर में रूरल सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ जो अर्बन सोसाइटी में मिल जाती हैं रूरल सोसाइटीज़। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट होता है और एक एस्पेक्ट ये होता है कि कुछ रूरल सोसाइटीज़ या फिर विलेज के रूप में जो एंटिटी है वो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेती है। ठीक है, लेकिन अपना जो एक वेरी ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करते हुए चलती है, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है उसको नहीं खोने देती है, अपने कस्टम्स वगैरह को बना के रखते हैं, लेकिन फीचर पूरे पूरे विलेज के नहीं रहते हैं। फिर वो अर्बन फीचर्स आ जाते हैं वहाँ पर। कई बार ये लोकेशन की वजह से होता है। किसकी लोकेशन की वजह से, विलेज की लोकेशन की वजह से। अगर विलेज कहीं पर है और वहाँ पर पास में कुछ अर्बन सेंटर डेवलप हो रहे हैं, कोई सिटी डेवलप हो चुकी है, डेवलप हो रही है, तो आसपास के विलेजेस में देखा जाता है कि अर्बन फीचर्स अपने आप ही देखने को मिलने लगते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम विलेजेस में ग्रो इनटू टाउन्स विच लेटर ग्रो इनटू सिटीज़, और सिटी मेट्रोपॉलिटन बनेगी। तो ये ट्रांजिशन होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी है, जो ये एक कह सकते हैं एक पोस्टुलेट है, एक फिलॉसफी है कि कोई भी विलेज यूनिट जो है, कोई भी रूरल सोसाइटी है, जनरली अर्बन सोसाइटी में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो अर्बनाइजेशन इसको बोलते हैं, और ये वाइस वर्सा नहीं काम करता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कोई मेट्रोपॉलिटन है, रेयर केसेस में ही हो सकता है, कोई बॉम्ब अटैक हो गया हो, कोई आपदा आ गई हो, कि कोई मेट्रोपॉलिटन जो है विलेजेस के यूनिट में हैमलेट्स में कन्वर्ट हो गया हो। जनरली हैमलेट्स जो हैं वो विलेज बनते हैं, विलेज बनने के बाद उसमें टाउन के फीचर्स आने लगते हैं, टाउन जो है अंत में एक सिटी बनता है, फिर कई सारे सिटीज़ अपने आप को एडवांस करते हुए मेट्रोपॉलिटन का रूप लेते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है ये एक कंटिन्यूटी होती है, रूरलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ग्रामीणीकरण नहीं होता है कभी भी, अर्बनाइजेशन होता है जनरली, और अर्बनाइजेशन पर ही सरकार फोकस करती है, अर्बनाइजेशन के लिए ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि विलेज के कोई कस्टम जो है कभी कोई शहर नहीं अपनाता, ऐसा नहीं देखा गया है। इतिहास में भी देखा गया है कि कोई अगर विलेज में कोई कस्टम है और वो यूज़फुल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो शहरों में और शहरों के नीतिगत निर्णयों में भी उसको अपनाया गया है। लेकिन कभी भी जो है ग्रामीणीकरण नहीं होता है, नगरीकरण ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब विलेजेस जो है सिटीज़ बनते हैं तो ये दो तरह के से होते हैं। ठीक है, जो विलेज जो है जब सिटी बनता है उसको रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ का नाम दिया, ये ध्यान रखना है। ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ आर व्हाट, जो कि विलेज के रूप में जो है होते हैं और बाद में सिटी बन जाते हैं। वे विलेज जो ग्रो करके सिटी बनते हैं उसको ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमर्ज होते हैं, ठीक है, नीचे से उठते हैं, विलेज लेवल से सिटी बन जाते हैं, और उनकी पॉपुलेशन जो है कहीं बाहर से नहीं आई होती है, वही विलेजर्स जो है एकदम से अर्बन लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। ठीक, और
दूसरी तरह की सिटीज़ होती है एक हेट्रोजेंटिक सिटी। हेट्रोजेंटिक सिटी वो होता है कि लोग बाहर से आके उसमें अर्बनाइजेशन के फीचर्स डालते हैं। जैसे कि उपनिवेश में हुआ था, औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में हुआ था कि ब्रिटिशर्स आकर के यहाँ पर रहने लगे थे और यहाँ के विलेजेस में अपने कस्टम्स ब्रिटेन के अपनाने लगे थे। तो हेट्रोजेंटिक सिटीज़ काफ़ी सारी डेवलप हुई, ठीक। वो ऑर्थोजेंटिक सिटीज़ नहीं थी, वो हेट्रोजेंटिक सिटीज़ थी जो कॉलोनियल पीरियड में भारत में डेवलप हुई। तो ऐसी 2 सिटीज़ जब बनती है तो उसके सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे ऑर्थोजेंट्रिक सिटीज़ जो कि विलेजर्स से ही बनी हुई है, विलेजर्स ने ही अपने कस्टम्स को चेंज किया और अर्बन सेंटर जब उनका विलेज बना तो कोई भी कल्चर शॉक नहीं महसूस करते हैं, ठीक है। कल्चर शॉक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनका कल्चर उन्होंने खुद ही चेंज किया है, उनका कल्चर खुद ही ट्रांजिशन हुआ है और उन्होंने उस ट्रांजिशन को देखा है। जबकि जब हेट्रोजेंटिक सिटीज़ का कह सकते हैं सृजन होता है, जब लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ के लोग उनके कल्चर को अपना नहीं पाते हैं, तो उनको कल्चरल शॉक महसूस होता है। ये टर्म जो है सोशियोलॉजी में दिया गया है, सोशियोलॉजिस्ट ने कॉइन किया है, कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक ये है कि कोई बाहर से आकर के अपना कुछ नया नवेला कस्टम अगर अपना रहा है तो आप उससे चकित होते हैं, आप उसको सहजता से नहीं लेते हैं या और अपनाने में थोड़ा सा असहज भी महसूस करते हैं कभी कभी। जबकि ऑर्थोजेंटिक सिटीज़ में क्या होता है कि वो अपने ट्रेडिशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ चेंजेस के साथ, तो उसको आसानी से जो है आत्मसात कर लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल में और रिलेट भी कर लेते हैं। वहीं हेट्रोजेंटिक सिटीज़ के मेंबर क्या हैं कि वो फैमिलियरिटी नहीं महसूस करते हैं और कई बार जो है आउट ऑफ प्लेस भी महसूस करते हैं, अपने ट्रेडिशन से अलग महसूस करते हैं हेट्रोजेंटिक सिटीज़ में। रूरल और अर्बन एरियाज काफ़ी इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में रहे हैं पूर्व में भी, अभी भी हैं और म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशनशिप अभी भी चल रही है, ठीक है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल टर्म्स में हम इन रिलेशंस को जो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नीचे, और जो भी फैक्ट निकल करके आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो रूरल एरियाज़ के फीचर्स क्या हैं? तो जैसे रूरल सोसाइटी के फीचर हमने बताए थे, काफ़ी हद तक रूरल एरियाज़ के वही फीचर हैं। जैसे फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कहा गया है विलेजेस को, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं क्योंकि जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रेरियन होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी सब्सिस्टेंस के लिए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये आप जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपके लेखपाल के सिलेबस के। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी सब्सिस्टेंस होता है और एक जो है दूसरा होता है। प्राइमरी सब्सिस्टेंस में क्या होता है कि किसान अपने परिवार के लिए, अपने लिए अनाज उगाता है और उसको कंज्यूम कर लेता है, बाहर नहीं बेचने जाता है। सिंपल टर्म्स में आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको गहन निर्वाह खेती बोल सकते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत पहले हुआ करता था और जब से ये सब चीज़ें बदली हैं तो इसका दायरा जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का काफ़ी लिमिटेड रह गया है ट्राइबल सोसाइटीज़ तक। ट्राइबल सोसाइटी इस तरीके का एग्रीकल्चर आज भी अपनाती हैं, लेकिन रेयरली ही कोई जो है कृषक होगा जिसको आप जानते होंगे जो सिर्फ अपने परिवार के लिए अनाज उगाता हो। ऐसा नहीं होता है, वो लैंड में जितना अनाज उगाएगा सारा नहीं उसकी फैमिली कंज्यूम कर लेती है, कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा वो लोग बेचते ही बेचते हैं, ठीक। तो अर्बन सोसाइटी जो है एग्रेरियन सोसाइटी तो है नहीं, तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली रूरल सोसाइटी की। किसकी पूर्ति के लिए? फूड की पूर्ति के लिए, रसद पाने के लिए जो है आज भी हमारा जो शहरी समाज है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर डिपेंडेंट है। आपको लगता है आपके घर का राशन कहाँ से आता है? किसी का ग्रोफर से आता है, किसी की किराने की दुकान से आता है, लेकिन जो हम मोटे तौर पर देखें तो हमारा अनाज जो हम कंज्यूम करते हैं हमारे सिटीज़ में वो खेतों से ही आता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्राइबल सोसाइटी में अभी भी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, लेकिन जो है नॉर्मली जो पीजेंट जो कह सकते हैं वर्ग है इस समय हमारे देश में, उसमें सब्सिस्टेंस नहीं है। उसमें जो है हम कह सकते हैं कई बार कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी देखने को मिल रहा है और जो भी अनाज उगाया जाता है उसका कुछ हिस्सा ही किसान की फैमिली कंज्यूम करती है और वो सरप्लस जनरेट करते हैं उससे, ठीक है। ट्राइबल इकोनॉमी सरप्लस नहीं जनरेट करने का लक्ष्य रखती है। अब तो सरकार प्रमोट कर रही है कि ट्राइबल इकोनॉमी भी ऐसा करे, ट्राइबल लोग भी ट्राइफेड के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने उत्पाद बेचें और यही नहीं ऑनलाइन में भी बेचें, ठीक। तो ये सब अलग की बात है, वो सब स्कीम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सोशोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ट्राइबल इकोनॉमी जो है सरप्लस जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं रखती क्योंकि उनके कस्टम्स अलग हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पीजेंट सोसाइटी जो है सरप्लस जनरेट करना चाहती है वो चीज़ें एक्वायर करने के लिए जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे किसान परिवार है, कृषक परिवार गाँव में रहता है, उसको क्या सिर्फ खाने की ज़रूरत है? जो सिर्फ खाने की ज़रूरत है जिसको, जैसे ट्राइबल लोग, ठीक है, वो नेचर से ही जो मिलता है उसको पहन लेते हैं, नेचर में ही रहते हैं और खाने के लिए उगा लेते हैं। लेकिन कृषक वर्ग जो कि अब चेंज हो रहा है, उसको एक घर भी चाहिए बना हुआ पक्का, उसको फर्नीचर भी चाहिए थोड़ा मोड़ा और कुछ बाकी के सामान भी चाहिए जैसे बर्तन वगैरह, तो वो कहाँ से लाएगा? तो आपको पता है कि वो अपना अनाज बेच के जो पैसे मिलेगा उससे ला सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में जैसे बार्टर सिस्टम होता था तो अनाज के बदले जो भी लोग ऐसा काम करते थे जिस चीज़ों की ज़रूरत किसान को हो, जैसे कि बर्तन बनाने वाले से कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है अनाज दे करके बर्तन ले सकता था, कपड़े बनाने वाले से कपड़े ले सकता था अनाज के बदले। तो ये बार्टर सिस्टम में इस तरीके से किसान अपनी उन ज़रूरतों की पूर्ति करता था जिसको वो अनाज के बदले खरीद सकता था, ठीक। तो पीजेंट्स और फार्मर आज पूरी सिटी को फूड सप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। सिटी ड्वेलर जो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को जब पूरी कर लेते हैं तो अपने आप को डिवोट कर लेते हैं आर्ट, क्राफ्ट, लेजर एक्टिविटीज़ में, नॉन एग्रीकल्चरल परसूट्स में। तो इनोवेशन जो है हमेशा सिटी से विलेज की ओर डिफ्यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। ट्रेडिशन जो है वो डिफ्यूज़ होगा
आपका विलेज से सिटीज़ तक, लेकिन जो इनोवेशंस हैं वो हमेशा डिफ्यूज़ होंगे सिटीज़ से विलेजेस की ओर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लैंड इज़ प्राइमरी मीन्स या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रूरल सोसाइटी। तो इकोनॉमिक टर्म्स में रूरल सोसाइटीज़ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है। जबकि इंडस्ट्रियल अर्बन सिटीज़ में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज का, वो प्राइमरी रिसोर्स बेस है, ठीक है। रॉ मटेरियल चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, वो सही बात है, लेकिन वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मतलब जो आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है या फिर जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल से काम नहीं चलेगा, जबकि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि अनाज आपके पास है तो उसे बेचकर आप बाकी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है डाइवर्सिफाइड होता है सिटीज़ में। कोई आप छोटा सा भी काम करना चाहेंगे तो आपकी ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मांगी जाती है, और यहाँ तक कि अब डिग्री से भी नहीं काम बनता है। अब आपको हाईली एजुकेटेड तो होना चाहिए, हाईली स्किल्ड भी होना चाहिए, और भी कई सारे टेक्निकल टर्म्स आ चुके हैं, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जबकि एक रूरल इकोनॉमी में अगर आपको रूरल इकोनॉमी का पार्ट बनना है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि श्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्बन इकोनॉमी में जो फुल टाइम स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपना ऑक्यूपेशन अर्जित करते हैं, पहले हाईली एजुकेट करते हैं खुद को, फिर स्किल सीखते हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जबकि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो गांव से ही मिल जाते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इंट्रैक्शन जो है लिंक्ड होता है पॉलिटिकल इंट्रैक्शन से। वो कैसे कि जैसे विलेज जो है उसकी अपनी काउंसिल पंचायत होती है, लेकिन आपको पता है कि उसके रोल आज भी कितने लिमिटेड हैं, ठीक है। छोटा सा विवाद अगर गांव में होता है तो सीधे जो है शहर की कचहरी में आता है, ये बात सभी जानते हैं। छोटे छोटा काम जो है बिना शहर जाए नहीं बनता है आज भी, और कितनी भी चीज़ें क्लेम कर ली जाए कि सब कुछ गांव में अवेलेबल है, गांव में चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। गांधी जी की जैसे अवधारणा थी कि विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट है, वो आज भी सही नहीं प्रतीत होता है अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो। शहर के पास बसे गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट कह देना जो है काफ़ी नहीं होगा। जो लोग विलेजेस में निवास करते हैं, रिमोट विलेजेस में रहते हैं, उन्हें पता होगा रियलिटी कि कई सारी चीज़ें अभी सिर्फ पेपर पर ही देखने में अच्छी लग रही हैं, वो उतनी शाइनिंग या उतनी हैपनिंग नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाके ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर रह करके अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई सारी बातें जो दिखाई जाती हैं वो सच नहीं है। खैर, अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी विलेजेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अर्बन सेंटर या फिर अर्बन यूनिट्स में या शहरों में रहने वाले लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर जो सेंटर्ड होती है सिटीज़ में, ठीक है। प्राइजेस ऑफ गुड्स दैट विलेजेस ब्रिंग टू सिटी मार्केट्स टू सेल आर डिसाइडेड बाय अर्बन पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। अभी इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि एमएसपी तो सरकार निर्धारित करती है, तो सरकार भी तो अर्बन एरिया में ही है ना, तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। अर्बन एरिया में सरकार का मतलब ये है, ऐसा नहीं रूरल एरिया में सरकार नहीं सब धांधले करती है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जनरली जो है अर्बन सेंटर्स में या फिर शहरों में निवास कर रहे हैं, और वही विलेजेस को आज भी कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो गाँवों में क्या इंटरनल मोबिलिटी नहीं है? ऐसा नहीं है। गाँव में इंटरनल मोबिलिटी देखने को मिल रही है और कुछ सरकारों ने इसको प्रमोट भी किया है, लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल अभी भी नहीं हो पाई है। कई बार ऐसा होता है कि रूरल पीपल या फिर रूरल लोग जो है एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं, कई बार अपनी चीज़ें मनवाने के लिए या फिर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन कई बार वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। अब सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे रूरल सोसाइटीज़ को, तो रूरल सोसाइटी होमोजेनस होती है, इसमें सजातीयता पाई जाती है, विजातीयता नहीं पाई जाती। विजातीयता या हेट्रोजेनस नेचर जो है वो किसका है? अर्बन सेंटर्स यानी कि सिटीज़ का है। और रूरल सेंटर्स का जो फीचर है वो है होमोजेनिटी यानी कि सजातीयता। तो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो रूरल इकोनॉमी है या फिर विलेज है वो कैसा है? होमोजेनियस नेचर है, सजातीय है। आशा क्या है कि सोशल लेवल पर, यानी कि अगर हम कास्ट देखें तो विलेजेस में आप जानते हैं कुछ चुनिंदा कास्ट होती हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, ठीक। इकोनॉमिक में कैसे कि कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, या फिर सारे अमीर होते हैं या फिर सारे गरीब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत वाइड रेंज आपको देखने को मिले कि किसी की जो एनुअल इनकम 5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 6 लाख है, किसी की 12 है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 20 करोड़ है। ऐसा नहीं होता है जनरली। गाँव में एक जैसी इनकम और एक जैसे ही इकोनॉमिक लेवल वाले जनरली लोग रहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अमीर लोग होते हैं गाँवों में। और टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट वो भी काफ़ी सिंपलर होता है। गाँव की इकोनॉमी कैसे काम करती है आपको पता है। गाँव में कुछ जो है मार्केट्स होते हैं, गाँव में कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ कृषक होते हैं, कुछ जो मजदूर होते हैं, और आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। और अगर आपसे पूछें, अगर आप उनसे जाकर के पूछेंगे कि ये जो मतलब कैसे विलेज चलता है, तो बता देंगे सब लोग, ठीक है। जबकि जो अर्बन सेंटर है, जो सिटी में, उतना सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। इसमें इतना ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेशन होता है कि आप नहीं जानते हैं कि कई बार आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जो है प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो आप नहीं जानेंगे कि जो कह सकते हैं प्रशासनिक ढांचा है वो शहर का कैसा होता है, और इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है सिटीज़ की, जो है एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, और सप्लाई कौन जो है कर रहा है। अलग अलग विभाग होते हैं, उनमें कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, फिर कई सारे जो है उनके असिस्टेंट्स होते हैं, फिर लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, और फिर सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो रूरल सोसाइटीज़ में स्लोअर पेस में आपको देखने को मिलता है किसी भी तरह का चेंज, किसी भी तरीके का चेंज जो है धीरे धीरे होता है रूरल सोसाइटी में या विलेज में।
रैपिडली नहीं होता है। द जोग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ विलेजेस आर रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? रेस्ट्रिक्टेड इसलिए हैं क्योंकि कस्टम्स की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है। कई बार रूरल सोसाइटीज़ को स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ भी कहा जाता है क्योंकि उनका छोटा पैमाना है, छोटा सा दायरा है, लिमिटेड है। ट्रेडिशन का रोल बहुत ज़्यादा है, रिलीजन का रोल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लोगों के डिसीजन मेकिंग में, विलेजर्स या विलेज में रहने वाले लोगों की, विलेज डवेलर्स की डिसीजन मेकिंग में, इवन उनकी चॉइसेस में, उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशन और दूसरा रिलीजन। अब आप कहेंगे कि रिलीजन तो शहर के लोग भी फॉलो करते हैं, ऐसा थोड़ी कि शहर में रहने वाला हर व्यक्ति नास्तिक है, लेकिन कई बार ट्रेडिशंस और कस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आज भी विलेजेस में, और लोग उनका विरोध नहीं करते हैं। और जो कस्टम है वो वेल डिफाइंड भी नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है। रिलीजन का तो चलिए स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई स्क्रिप्चर्स होंगे, कुछ धार्मिक गुरु होंगे, उनके द्वारा दी गई डेफिनेशंस होंगी, उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई होंगी जो फॉलो करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती। शहर के लोग वो करते हैं जो अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेडिशन जो है ये बहुत ही वेग टर्म है। कई बार एक घर का ट्रेडिशन, एक ही जाति के लोगों का दूसरे घर की जाति के लोगों के ट्रेडिशन से अलग होता है, उनकी मान्यताएं होती हैं, चीज़ें मान्यताओं पे चलती हैं, गांव में पहले भी चलती रही हैं। कई बार कुछ जो है खामियां भी देखी गई हैं, सोशल इविल्स भी देखी गई हैं, जो कहीं पर ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और जो लोग उनको फॉलो करने पर लोगों को बाध्य करते हैं, इवन उनके फंडामेंटल राइट्स भी छीनने की कोशिश करते रहे हैं अपने रूरल ट्रेडिशंस को मनवाने के लिए। ये सब आपने घटनाएं देखी होंगी, खाप वगैरह। In other words, range of choice among the rural people is highly restricted. Their territorial, occupational, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी इज आल्सो लिमिटेड। तो ऊर्ध्वाकार या ऊर्ध्वगामी सोशल मोबिलिटी जो है, यानी कि ऊपर उठने की जो सोशल मोबिलिटी है वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। वो किस लिए? ट्रेडिशंस की वजह से, क्योंकि किसी के फादर ने कह दिया कि तुम जो है सोशल एस्पेक्ट में इससे ऊपर नहीं जा सकते हो, तो वो मान लेता था कि वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ट्रेडिशंस काफ़ी रिजिडली फॉलो किए जाते थे। अब सिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, और ये ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। लिविसवर्थ ने कहा है कि सिटी वो है जिसका आकार बड़ा है, जिसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिसमें विजातीयता यानी कि हेट्रोजेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक, सिटीज़ हैव लार्ज पॉपुलेशन, ग्रोथ जो है फास्ट होती है, माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन एरियाज़ में, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है स्लो होती है विलेजेस में। पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए होती है कभी कभार विलेजेस में क्योंकि वहाँ की बर्थ रेट ज़्यादा होती है। और ध्यान रखिएगा कि माइग्रेशन जनरली इंडिया में खास करके जितना माइग्रेशन है वो विलेजेस से लेकर के अर्बन सेंटर्स या फिर सिटीज़ में हो रहा है। तो देर हैव बीन cases of tribal people migrating to villages in search of subsistence, but their number is too negligible. तो ऐसा नहीं कि माइग्रेशन विलेजेस में होता ही नहीं है, कुछ ट्राइबल सोसाइटी जंगलों से विलेजेस में जाकर के रहने लगती है, लेकिन उनका नंबर बहुत नेग्लिजिबल होता है और इतना नहीं होता है कि वो विलेज की जनसंख्या को बढ़ा सकें एक बड़े पैमाने पर। सिटीज़ को कल्चरल मोजाइक्स भी कहा गया है क्योंकि बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग, बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर रहने लगते हैं, और इसी वजह से जो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो किसका पार्ट है? वो रूरल सेंटर्स का पार्ट नहीं है, वो अर्बन सेंटर्स का पार्ट है या फिर सिटीज़ का पार्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल शोज अ वाइड वैरायटी। बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल भी अलग है। द रेंज विद रिस्पेक्ट टू इनकम, हाउसिंग, एजुकेशन इज क्वाइट लार्ज। मैंने कहा कि रेंज बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत छोटे मकान में रहता है, कोई किराए के कमरे में रह रहा है, कोई रोड के किनारे तक रह रहा है शहर में, और कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मालिक है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, और एक टेक्नोलॉजी जो दूसरा जानता है वो तीसरा व्यक्ति नहीं जानता, जो तीसरा जानता है वो पहला नहीं जानता, और रूरल सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ गिने चुने लोग, कुछ गिने चुने उनके ऑक्यूपेशन, और इसी तरीके से विलेज इकोनॉमी चलती है। तो ब्लैक स्मिथ का सन यानी कि ब्लैक स्मिथ का बेटा जो है वो ब्लैक स्मिथ बन जाएगा, वो क्योंकि सीखता रहा है कि उसके फादर कैसे काम करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन रूरल सेंटर्स में ये हो जाता है। अर्बन सेंटर में ये होता है कि अगर जो है लॉयर का बेटा लॉयर तभी बनेगा जब लॉ कॉलेज में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता है सिंपली। अर्बन सोसाइटी जो है फास्ट पेस से मूव करती हैं। अर्बनाइट्स हैव लार्ज एरिया ऑफ इंट्रैक्शन। अर्बनाइजेशन जहाँ पर होता है हम बहुत सारे लोगों से दिन भर मिलते हैं, कई बार आपको याद भी नहीं रहता है कि आप किसी काम की वजह से कितने लोगों से मिले, लेकिन आपका जो उनसे रिलेशन है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, या फिर कह सकते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड हो सकता है, या फिर कह सकते हैं बहुत ही फॉर्मल होता है। फॉर्मल मैकेनिज्म होता है सोशल कंट्रोल का अर्बन सेंटर्स में। आप अगर सब्जी वाले सब्जी लेते हैं तो उसको पैसे देकर के हट जाते हैं, आप कभी कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखते हैं इतनी बिजी लाइफ में। जबकि जो हम कह सकते हैं कि विलेजेस जो होते हैं वहाँ पर ये रिलेशंस जो है वो फेस टू फेस होते हैं। ठीक है, तो अडल्ट जो रहते हैं विलेजेस में वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, कई बार काफ़ी अच्छी स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, अर्बन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि रिलेशन बहुत फॉर्मल होते हैं, कई बार रिकॉर्ड रखना पड़ता है आपको कि आप किससे मिले। जो इंटीमेसी विलेजर्स अपने रिलेशंस में डेवलप करते हैं, अपने सोशल इंटरेक्शन में डेवलप करते हैं, वो इंटीमेसी नहीं होती है, फॉर्मेलिटी होती है। जो अर्बन एरिया में या फिर सिटीज़ में जो रिलेशनशिप होता है आपस में यहाँ के लोगों का, वो मीन्स टू एंड टाइप होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शन बेस्ड, जैसे हमने आपको बताया कि व्यापार वाला होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला होता है, जबकि विलेजेस में ऐसा नहीं होता है। विलेजेस में काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे काम आते हैं, और कई बार एक दूसरे को नाम से जानते हैं। तो कल्चरल फीचर्स जो हैं विलेजेस के, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो सिटीज़ में जाते हैं जब
कोई विलेज सिटी बनता है तो वो अपने कल्चरल फीचर्स को ऑब्वियस सी बात है वहाँ कैरी करता है। अगर हम एक ऑर्थोजेनेटिक सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके कल्चर जो है रिफाइन किए जाते हैं, सिस्टमाइज़ किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल्चर सिर्फ बर्बाद होते हैं अर्बन एरिया में जाने पर या अर्बन सेंटर बनने पर। सोशियोलॉजिस्ट ने माना है कि कई बार जो विलेज के कल्चर होते हैं उनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर कोई ट्रेडिशन खराब है तो उसको हटा दिया जाता है, कोई ट्रेडिशन अच्छा है तो उसको सिस्टमाइज़ किया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है। वहाँ के लिए जिस प्रकार से वो और हेल्पफुल हो सके उसको सिस्टमाइज़ करने का काम किया जाता है। यहाँ तक जो हमने कंप्लीट किया है उस पर एमसीक्यू कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। रूरल सोसाइटी मर्जेस इनटू एन अर्बन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद द ट्रांजिशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेजेस इनटू टाउन्स एंड सिटीज। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद है द सिटीज विच ग्रो फ्रॉम द विलेजेस आर टर्म्ड एज व्हाट। तो द सिटीज विच ग्रो फ्रॉम विलेजेस, हमने देखा है कि वो सिटी जो विलेजेस से बनती है कालांतर में वो क्या कहलाती है, वो ऑर्थोजेनेटिक सिटी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये फीचर है किसका, ये आपका है ट्राइबल सोसाइटी का फीचर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये है ट्राइबल सोसाइटी का फीचर। जनरली द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट। इसमें पूछ रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है रूरल एरियाज में या फिर विलेजेस में वो किसके कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट वो प्रमुख कारण है या फैक्टर है जिसके कारण विलेज की पॉपुलेशन, खास करके इंडिया में जो विलेज पॉपुलेशन बढ़ रही है।